नमस्कार साथियों, योगेश चंद्र शुक्ला चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। योगेश शुक्ला बायोलॉजी वाले चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड के लिए, नीट के लिए एक जबरदस्त चैनल पे, जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे, जिस पे हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। ये वीडियो आप 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि 12th का डीप जो भी नॉलेज है वो आपको यहां पर मिलेगा। मतलब जो आप 11th के बच्चे हैं वो 12th के लिए देख सकते हैं और नीट वाले बच्चे तो बिल्कुल देख ही सकते हैं। ये चैनल हमने बोर्ड और नीट के ध्यान पे रखते हुए बनाया है। इस वीडियो को देखकर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हर बोर्ड के बच्चा इस पे एक अच्छे नंबर ला सकता है। इसके अलावा ये जो चैनल है जिसपे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन बात करने वाले हैं, एक ऐसे विषय पे बात करने जहां पर मैक्सिमम लोग बात करते समय मुंह छुपाते हैं, आंखें नीची कर लेते हैं, शर्म आने लग जाती है, बुरा लगने लग जाता है और ना जाने क्या क्या, जिसपे हमारे माता पिता, हमारे बड़ा भाई बताने पे मतलब अच्छा फील नहीं करते हैं। ऐसे विषय को पढ़ाने के लिए मैं आपका बड़ा भाई योगेश शुक्ला आपके साथ आज एक बड़े गहन विषय पे चर्चा करूंगा। आपको ये टॉपिक पढ़ाना, डिटेल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं इसका सही डिटेल नहीं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आपको कोई और, आपके दोस्त यार कोई और गलत जानकारी देगा। इसलिए आपको ये सही जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस चैनल पे जुड़े रहें, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो बोर्ड, नीट के लिए आपके लिए आवश्यक है। 12th वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे दोनों देख सकते हैं। नीट वाले बच्चे सुबह की 3 बजे की जो क्लास होती है वो भी देख लीजिएगा ताकि आपका 11th का कॉन्सेप्ट वहां पर कवर हो जाए। तो 11 12 दोनों को मिलाकर हम एक जबरदस्त विषय पे बात कर सकते हैं। चलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये डायग्राम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक नया एक्सपीरियंस हम 3D मॉडल पे बात करने वाले हैं। यह है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिस पे मैं आज आपको 3D डायग्राम बनाता हूं। एक्साइटेड गाइस? दूर से देख के कैसा लग रहा है? और इसको हमें अभी एक एक चीज को एकदम डीप में जाकर हर एक चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए। शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों से एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए जनाब, स्टार्ट करें। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है। अगर मैं थोड़ा साइड से पोर्शन आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप इस चीज पे थोड़ा गौर कर सकते हैं। फरमाइए गौर थोड़ा सा इसमें, ये स्ट्रक्चर पे है जिस पे हम बात करने वाले हैं। ये क्या है? ये है जनाब टेस्टिस, ठीक है, गौर फरमाइएगा। टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर है ये एपिडाइमस, अंदर से निकला हुआ स्ट्रक्चर है। यहां से पाइप जो आ रही है ये क्या? ये अधिवृषण है, ये वृषण है। ये क्या है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका ऊपर की तरफ में गई और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? मूत्राशय। ये है मूत्राशय मेरे बच्चे। और मूत्राशय जब आगे की तरफ में जाता है, ये ग्लैंड कौन सी है? सेमाइनल वेसिकल। शुक्राशय ये ग्रंथि का नाम है और ये बड़ी सी ग्रंथि क्या है भैया? पुरस्थ ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पुरस्थ ग्रंथि। इसके बाद ये छोटी सी ग्लैंड जो है, ये आपको जो दिख रही है दो ठो, ये आपको दिख रही है ये बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। एंड काउपर्स ग्लैंड के बाद ये जो एरिया है पूरा पेनिस का इलाका है, शिश्न का इलाका है। ये एग्जैक्ट इलाका शिश्न मुंड कहलाता है। आइए थोड़ा और घूमते हैं, आइए थोड़ा और घूमते हैं। ये पोर्शन पे अपन बात करते हैं कि ये और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इस पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पे आ जाओ, आ जाओ फटाफट। ये स्ट्रक्चर थोड़ा पीछे से जूम करके देखते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखो। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़िया सा एकदम जबरदस्त दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना? अब देखो ये है मूत्राशय, इसके नीचे ये है शुक्राशय। ये दोनों शुक्रवाहिका से आता हुआ ये शुक्राशय है। शुक्राशय यहां पर आगे जाके पुरस्थ ग्रंथि पे मिल गया। पुरस्थ ग्रंथि के और थोड़ा नीचे गए तो ये जो स्ट्रक्चर है, यहां से ये दो ग्रंथि आपको दिख रही है, ये है बेटा काउपर्स ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है? काउपर्स ग्लैंड है। और काउपर्स ग्लैंड के बाद यहां से शुरू होता है शिश्न और शिश्न के बाद का बाकी स्ट्रक्चर यहां से प्रारंभ हो जाता है। एक अमेजिंग एक्सपीरियंस, एक अमेजिंग डायग्राम, इसके ऊपर हमें बात करनी है। ये स्ट्रक्चर है, इसमें सामने की तरफ के पोर्शन को अगर हम देखें तो ये पोर्शन हमें दिखाई देगा। ये शिश्न मुंड वाला इलाका है, ये मूत्र मार्ग है, यहीं से सीमेन भी रिलीज होता है और ये शिश्न वाला इलाका है पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखिए भाई, ये अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, अपने आप में बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस। टेस्टिस को भी आप देख सकते हैं, टेस्टिस का पोर्शन भी आप देख सकते हैं साइड से,
बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं फाइनली बहुत एक्साइटमेंट में था कि ये डायग्राम आपको देखने मिलेगा। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये है 3D डायग्राम। ऐसा ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी दिखाएंगे और ऐसे भी हम सारे पोर्शन को दिखाएंगे। कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे अपने दिल के साथ भेज के और वो फायर वाला ऑप्शन देखकर भेजकर मुझे बताइए कि ये देखकर आपको कैसा लगा। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम अपने बच्चों को इस बारी YouTube पे देने वाले हैं। इस बारी हम YouTube पे, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ऐसे ही हम लंग्स को दिखाएंगे, ऐसे ही हम हार्ट्स को भी दिखाएंगे, हार्ट को दिखाएंगे, ऐसे ही हम जो है किडनी, ऐसे ही पूरा रिब्स, पूरा टीथ, हर एक चीज ऐसा ही अब हम इस पे दिखाने वाले हैं। तो देख लीजिए, ये पोर्शन बहुत जबरदस्त है। उम्मीद है आपको ये चीज बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए कि वाओ अमेजिंग एक्सपीरियंस ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखने का है ना। गजब, बहुत बढ़िया है ना, जबरदस्त। ठीक है, मतलब बहुत लोगों को देख के ऑकवर्ड भी लग सकता है, क्योंकि यार देखो अब तुम ना इस उम्र में नहीं हो, तुम 8वीं 9वीं 7वीं के बच्चे नहीं हो, तुम इनफ एज में पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें इन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे शरीर के बाकी अंगों की जानकारी है, वैसे इन अंगों की जानकारी भी बच्चों को प्रॉपर वे में होनी चाहिए। मेरा यह परम उद्देश्य है कि बच्चों को, क्योंकि यार तुम इसके बाद डॉक्टर बनने वाले हो, तुम ऐसा स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। तुम अब जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारी के साथ ये फील करना होगा कि नहीं यार ये स्ट्रक्चर है, शरीर के अंग है, क्यों इसमें हा वाला कुछ करना, शर्माना, घबराने वाला कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ये शरीर के अंग है। दुनिया में अगर मान लो 8 बिलियन पर्सन है, उसमें 4 बिलियन अगर लड़के हैं, तो सारे लड़के ऐसे ही है यार, कोई नई चीज नहीं है। जबरदस्त पॉइंट है। देखिए ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, देखते रहिएगा हमारे चैनल को। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, अंत तक जरूर देखना। मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक जबरदस्त पार्ट आज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, 1 मिनट भाई, कैसे बैक हो गए अब तुम? अब ठीक है, चलो आ जाते हैं आज के कॉन्सेप्ट में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ आज बातें करना चाहता हूं और उसको मैं शुरू करना चाहता हूं। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा टाइम पास लगेगा, लेकिन एक बात करना चाहते हैं। ठीक है, देखो बेटा, तुम 2024 में एग्जाम दोगे। मैक्सिमम बच्चे इसमें बोर्ड के हैं और कुछ बच्चे नीट के भी होंगे। दोनों के लिए यह साल बहुत अलग रहने वाला है। ये साल होने वाला है, आपने बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, आपने सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। आज एक दिल की बात मैं आप लोगों से करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि यार लाइव में ही बात कर लूंगा, अलग से वीडियो बनाने से अच्छा लाइव में ही बच्चों से बात कर लें। ठीक है, समय शुरू हो चुका है, स्कूल एग्जाम स्टार्ट होंगे। आने वाले समय पे दिवाली, दशहरा, बहुत सारी चीज होगी और एक ऐसा समय है जब हमको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। ऐसे समय पे जहां पर हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है जो सक्सेस की तरफ हमें लेकर जाएगी और ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अपोजिट डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। बेटा देखो, तुम जिस समय पे हो ये वो समय है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर 2 चीजें हैं। अगर तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तो तुम अच्छे नंबर तक लेकर जाओगे, अच्छे सिलेक्शन तक लेकर जाओगे, डॉक्टर बनोगे और बहुत बेहतर होगा। कोई भी ऐसी चमत्कार की उम्मीद मत करना कि साल के अंत में कुछ बेहतर हो जाएगा, कुछ नया हो जाएगा, कुछ बढ़िया हो जाएगा, ऐसी कोई उम्मीद मत करना। पढ़ाई करना है बेसिक तरीके से, अपने प्रॉपर वे में पढ़ाई करना ही तुम्हें तुम्हारे अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। आप में से कोई भी बच्चा, ये एक्चुअली गलती तुम्हारी भी नहीं है, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी चीजें लोग ऐसा कह देते हैं ना, बोर्ड में पास होना बहुत आसान है, बोर्ड के नंबर मायने नहीं रखते, बोर्ड का ये मायने नहीं रखता, वो मायने नहीं रखता, लेकिन हर एक चीज मायने रखती है। मेरे लिए तुम्हारे स्कूल का टेस्ट भी मायने रखता है, मेरे लिए तुम्हारे स्कूल की त्रैमासिक परीक्षा भी जरूरी लगती है, मेरे लिए तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षा भी जरूरी है, मेरे लिए तुम्हारा मॉडल पेपर भी जरूरी है, मेरे लिए तुम्हारा फाइनल एग्जाम तो जरूरी है। तो अगर मैं चाहता हूं, अगर तुम अभी से स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा स्कूल का टेस्ट पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, त्रैमासिक परीक्षा भी अच्छी होगी, अर्धवार्षिक भी अच्छी जाएगी, फाइनल एग्जाम भी बहुत बेहतर तरीके से जाएगा। और इसके लिए करना है एक जबरदस्त प्लान, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट। आज से तुम्हें चीजों को बेहतर करते हुए चलना है। 3 बातें बेटा बोर्ड वाले बच्चों के लिए हमेशा अमर है, अजग है, हमेशा एक ही बात कहता हूं मैं, और वो ये है कि सबसे पहले अपने टीचर्स की पूरी प्रॉपर वीडियोस देखो। वीडियोस देखने के बाद दूसरी चीज जो है, उसके प्रॉपर नोट्स बना लो। नोट्स का रिवीजन करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके ऊपर लगे हुए क्वेश्चंस, उसके ऊपर बने हुए पॉइंट, उसके क्वेश्चन बना लो, पॉइंट बना लो। बस इतना करना है और तुम यकीन मानो 95+ नंबर तुम इस बार बोर्ड में लेकर आने वाले हो।
तो ये 4 मंत्र हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और सालों तक चलेंगे। आपको इसे फॉलो करना है और ये तुम्हारे बोर्ड में गजब नंबर ला सकता है। क्या करना है? सबसे पहले अपने पूरे टीचर्स की वीडियो देखनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी आपको मिले देखना है। उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं, नोट्स को रिवाइज करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बना लेने हैं बस। और क्वेश्चन का आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। यदि आप इसे अगले 4-5 महीने फॉलो करते हैं तो मुबारक हो, आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, याद रखना बेटा, ये दिवाली, ये दशहरे, ये ईद, ये क्रिसमस, ये सारी चीजें सालों साल आएंगे, रुकना नहीं है इनको, हर साल आएंगे। पर अगले साल तुम एक अच्छे कॉलेज में होगे, टॉपर्स की लिस्ट से निकल कर जा रहे होगे, तो ये जीवन में अलग महत्व रखेगा। अगर अगले साल तुम फेल हो जाते हो या फिर तुम्हारे 60, 65, 72 मतलब छोटे मोटे नंबर आते हैं, तो भी अगले साल दिवाली आएगी, लेकिन उतनी खुशनुमा नहीं होगी। इसलिए अगले साल की दिवाली जबरदस्त होनी चाहिए, ये मैं बच्चों से कहता हूं। बहुत सारा समय हमारा जा चुका है, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। और मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं, नर जनन तंत्र। हम बात करते हैं नर जनन तंत्र की। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। नर जनन तंत्र में एकदम सीधा सा पॉइंट है, आपको पता है। एक कहानी और सुनाता हूं, एक कहानी और बताता हूं, फिर तो हमारे पास पढ़ने का वक्त ही वक्त है। एक कहानी और सुनाता हूं। एक कहानी ऐसी है कि मैं जब 10th के बाद 11th में गया था ना, सो 11th में मेरा बोर्डिंग स्कूल था जहां पे हॉस्टल में लोग रहते थे। बहुत सारे बच्चे आते थे 11th में, बहुत सारे बच्चे मैथ्स लिए, बायोलॉजी लिए, किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने आर्ट्स ले लिया। जिन बच्चों ने बायोलॉजी ली और जो मैथ्स लिए, उनके मैं बहुत करीब था, तो मैं उनको देखता रहता था। उनके साथ बहुत सारी समस्या थी कि ले तो लिए थे पर उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था। तो जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो टोटल मिला के कुछ 48 स्टूडेंट हुआ करते थे, जिसमें से 8-10 बच्चों ने पहले महीने ही शुरू करते ही धीरे धीरे दम तोड़ना शुरू कर दिया कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इसे नहीं पढ़ पाऊंगा। तो कुछ बच्चे बोर्डिंग स्कूल छोड़ के घर चले गए कि शायद घर में रहूंगा तो अच्छा लगेगा। कुछ बच्चे पढ़ने के लिए सोच के पहले महीने ही कॉमर्स ज्वाइन कर लिया, कॉमर्स चले गए, आर्ट्स ज्वाइन कर लिया। कुछ बच्चे मैथ छोड़ के बायो में आ गए, कुछ बायो छोड़ के कॉमर्स में चले गए, उनको लगा किसी तरह हम पढ़ लेंगे। कुछ और बच्चे थे जो घर चले गए। कुछ बच्चे पढ़ना बंद कर दिए, एक आध महीने बाद समझ आना बंद कर दिया, उन्होंने गिव अप कर दिया कि इस साल मेरा बोर्ड अच्छे से निकल नहीं सकता है, मैं नीट वीट नहीं निकाल सकता, और वो साल भर फिर मस्खरी करते हुए रह गए। कुछ गिने चुने 10, 12, 15% बच्चे थे जिन्होंने अपनी लगाई आग और उसको साल भर पढ़ते हुए लेकर गए और आखिरी में सिलेक्शन लेकर गए। मैं कहानी का मोरल स्टोरी ये है बेटा कि तुम अभी छोड़ने वालों के लिए 1000 मौके आएंगे। अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो तुम 1000 मौके मिलेंगे छोड़ने के, पर करने का सिर्फ एक जज्बा ही काफी है। ठीक है, सिर्फ एक जज्बा ही काफी है। और अगर कहते हैं ना कि मन में हो अगर मनोबल तो निकलेगा हर कठिनाई का हल, ये कहते हैं। ये एक बड़ा सिंपल सा कहानी है, मैं हमेशा सुनता हूं कि अगर मन में है तुम्हारे मनोबल तो तुम्हारी हर कठिनाई का निकलेगा हल, और जब हल निकलेगा तो सफलता ही होगी। सफलता और क्या तुम्हारे पास, फिर और कोई चीज नहीं है, फिर कोई मसला नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अपने जज्बे को बना के रखना। तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें साल भर सिर्फ बोर्ड पे अच्छा मेहनत करना है, साल भर एक ही रूटीन फॉलो करना है। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, नीट में अच्छे नंबर आएंगे। और अगर तुम्हें साल भर दिवाली, दशहरा, त्योहार सारे मनाने हैं, सब चीजों पे फोकस करना है, माइंड भी डिस्ट्रैक्ट करना है, तो तुम्हारे अच्छी सफलता नहीं आ सकती। लास्ट कहानी थी। अब आज के बाद आज स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले वृषण के बारे में। फिर क्या पढ़ेंगे? वृषण के बारे के बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा, सहायक ग्रंथियां, ये दूसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं? तीसरा पढ़ने वाले हैं बेटा जी हम कुछ सहायक वाहिकाएं। क्या पढ़ने वाले हैं? सहायक वाहिकाएं। और चौथी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बाह्य जननांग। तो आज मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम बताऊंगा, थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही है तो आज बस एक डायग्राम पढ़ाकर आपको खत्म कर दूंगा। वृषण, सहायक ग्रंथियां, सहायक वाहिकाएं, बाह्य जननांग, और इसके ऊपर में फिर अपन डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे एक जबरदस्त पॉइंट को। ठीक है, चलिए जनाब, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले तो इसका नर जनन तंत्र का ये क्वेश्चन है तुम्हारे, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, और ये चित्र तुम्हें बोर्ड में जरूर पूछेगा। बनाइए, अरे बनाइए, निकालिए कॉपी हमारे साथ, बनाते हैं कुछ बढ़िया सा डायग्राम। निकालिए कॉपी, बनाते हैं कुछ बढ़िया सा डायग्राम। आइए देखते हैं मेल
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना जरूरी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अरे एक मिनट है ना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। लाइन से ऊपर की तरफ से एक पोर्शन है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, जो सीधा 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 पोर्शन से ऐसा बाहर आ जाता है। ये पोर्शन आगे जाकर मूत्राशय से आता है। ऐसा एक डायग्राम हल्का सा बना लेते हैं। बहुत अच्छा, ये जो डायग्राम है ये यहां से ऐसा होता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा लोड लेने का नहीं है, ये यहां पे खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, आते हैं यहां से। सबसे पहले सभी को पता है भैया, इधर पे है वृषण कोश। क्या इधर पे? वृषण कोश। इधर भी है और इधर भी है। वृषण कोश में क्या होता है? वृषण कोश में है वृषण। बहुत अच्छा। वृषण के जस्ट ऊपर नीचे की तरफ से यहां से मान लेते हैं, यहां से एक पाइप आती है, थोड़ा ऊपर से ऐसा निकल कर आएगी और ये पाइप इधर से निकलकर ऐसा ऊपर चली जाती है। बहुत बढ़िया। ये पाइप जो ऐसा ऊपर गई है, इसके बाद क्या क्या होता है, ये पाइप इधर पहुंच गई। जो पाइप इधर से आई है वही पाइप उधर से भी आएगी और ये पाइप इधर जाने के बाद ये ऐसा 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 यहां तक बढ़िया पहुंच गए। ठीक ठीक ठाक डायग्राम बनाइयो, नहीं तो एग्जाम में नंबर ना मिलेगा। बाकी ऐसा बना दोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है। ये पाइप आगे गई और ये पाइप आगे जाकर यहां पर ऐसा मिल जाती है। मिलने से पहले क्या होगा? मिलने से पहले यहां पर होगा, पहले एक यहां पर आपको ग्रंथि दिखाई देगी। अभी ग्रंथि दिखाया था ना, शुक्राशय। शुक्राशय के जस्ट बाहर की तरफ एक और बड़ी सी ग्रंथि दिखाई थी मैंने, और उसके बाद दो ग्रंथि और दिखाई थी। आइए तीनों के बारे में हल्की हल्की जानकारी ले लेते हैं। बहुत बड़ा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सी कहानियां हैं और उतने ही सिंपल पोर्शंस को आपको पढ़ना है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर्स वगैरह जो होंगे उनके बारे में बात करेंगे। चलो एक एक करके नाम पढ़ते हैं जनाब। सबसे पहला स्ट्रक्चर वृषण कोश। वृषण कोश पढ़ेंगे बाद में बाकी चीजें। ये क्या है? ये है भैया वृषण, ये है वृषण। ये क्या है जनाब? ये है आपका शुक्रवाहक। लिखो कॉपी में, शुक्रवाहक। बहुत बढ़िया। तीन ग्रंथियां दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी? सबसे ऊपर वाली ग्रंथि नाम है शुक्राशय, उसके नीचे ग्रंथि है पुरस्थ और उसके नीचे ग्रंथि है काउपर्स। तीनों की ग्रंथियों का नाम क्लियर हो गया यहां पर। और क्या है जनाब? और है यहां पर, ये है मूत्र मार्ग। ये है मूत्र मार्ग। ये जो भाग है इसे हम कहते हैं शिश्न। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं शिश्न मुंड और इसके ऊपर वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं अग्रछद। तो बोर्ड में सबसे पहला क्वेश्चन तो तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा डायग्राम, और इस डायग्राम को बनाना आना चाहिए। ठीक है, देखो बहुत सजा सजा के ऐसा कुछ लिखोगे ना तो ऐसा नहीं कि 5 में 12 नंबर मिल जाएगा, 5 में 5 ही मिलेगा। और ये डायग्राम बनाने में भी तुमको 5 में से 6 नंबर, 5 में से 5 नंबर मिल ही जाना है। तुम्हें सोचने की जरूरत भी ना है मेरे मुन्ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही डायग्राम बनाओ, ज्यादा सजाओगे, ज्यादा कुछ करोगे और नंबर कट जाते हैं। बस ऐसा बना देना, हाँ तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया। यहां से इतनी चीजें पढ़ना तुम्हारे लिए यहां से स्टार्ट हो गई। अब आगे बढ़े। ये पूरा डायग्राम डन है ना? अरे वीडियो लाइक कर दो भैया, सब्सक्राइब कौन करेगा, फॉलो कौन करेगा? जल्दी करो, वीडियो लाइक करना है, जरूरी करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब एक एक करके ये वाला डायग्राम भी है जो मैंने कल आपको दिखाया था। ये भी मतलब अब चूंकि वो डायग्राम दिखा चुका हूं तो इस डायग्राम का कोई मतलब ही नहीं है, इसका भी कोई खास रीजन नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन टेस्टिस। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा वृषण के बारे में और वृषण को डिटेल करते हैं, फिर आगे की कहानी और डिटेल में अपन समझेंगे। वृषण का है वृषण जी,
वृषण क्या है? पेयर्ड है। सबसे पहली बात, पेयर्ड का मतलब एक जोड़ी। नोट्स बनाते चल रहे हो ना, इस बारी तुम्हें नोट्स सब बनवाते चल रहा हूं मैं, स्लोली पढ़ा रहा हूं। मैंने इस बार वादा किया था कि रिवीजन थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा, तो उल्टा स्लो होते जा रहा है। अब इस बार डिटेल में लिख रहा हूं, एक एक पॉइंट लिख रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं, तो रिवीजन पहली वाली क्लास थोड़ी सी शॉर्ट है, ये वाली क्लास बहुत डिटेल होगी। तो वृषण की बात करते हैं, पेयर्ड होता है। वृषण कहां होता है बताओ तो? वृषण कोश में उपस्थित है। वृषण कोश में उपस्थित है, और मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि वृषण कोश में उपस्थित है। और वृषण कोश में क्यों उपस्थित है? यहां शरीर के तापमान से कितना डिग्री सेल्सियस, कल ही पढ़ाया है मैंने, शरीर के तापमान से कितना डिग्री सेल्सियस? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। इससे क्या होगा? जब ये कम होगा तो ये आवश्यक है बेटा शुक्राणु जनन में आवश्यक, शुक्राणु जनन में आवश्यक। ये बहुत अच्छी बात हो गई, या शुक्राणु जनन में आवश्यक है, ये क्लियर हो गई। अब आते हैं वृषण में। एक वृषण में क्या क्या होता है, तो आइए थोड़ा सा वृषण को डिटेल करते हैं। एक वृषण में 250 पालिकाएं होती हैं, लिख लो। कितनी पालिकाएं? 250 पालिकाएं होती। मजाक चल रहा है, टेस्टिस देखकर हलवा समझा था क्या? 250 पालिकाएं हैं उसके पास। कितनी पालिकाएं हैं? 250। मजाक नहीं चल रहा है, 250 पालिकाएं हैं। अब क्या होगा? हर पालिका में ऐसे ही नोट्स लिखा जाएगा, नहीं तो बोर्ड में कोई मतलब नहीं निकलेगा। हर पालिका में क्या होता है? 1 से 3 क्या होगी? शुक्र जनक नलिकाएं। कहां होंगी? शुक्र जनक नलिकाएं होंगी। तो अब मुझे बताओ, सोच रहे हो क्या क्या है, क्या क्या नहीं देखा इसने? एक तो 250 पालिकाएं, और हर पालिका के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। काउंट करो टोटल कितना है, तो 250 से लेकर 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। अब 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाना पड़ेगा, तब जाके कहानी क्लियर होगी, और उसके बाद डिस्कशन होगा। तो चलो डिस्कशन करते हैं। जितनी चीज की जरूरत है उतना ही पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, बहुत अच्छा। चलो, तो ये वृषण कोश के अंदर क्या होता है, हमारे पास ऐसा वृषण की कुछ पालिकाएं हैं, ठीक है? देखो, ये यहां पर वृषण की 3 परत होती है, वेसिकुलाटा है ना, और उसके बाद वेजिनैलिस, एल्ब्यूजिना। पर मैं आपको ज्यादा डिटेल वो सब की आवश्यकता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वृषण का आवरण है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसने अंदर खांचे बनाए हैं। क्या बनाए हैं? खांचे बनाए हैं। बहुत बढ़िया। तो इन खांचों में होता क्या है? इन खांचों में पाई जाती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हमने एक बनाई है, इस बार में मैं 3 बना देता हूं, इस बारे में 2 बना देता हूं, ठीक है? वैसे एक है, 2 है, 3 है, सब अलग अलग टाइप की होती है। जैसे मान लो यहां पर बन गया, तो ये हो गई 2, ठीक है? ये 2 बन गई। फिर एक बना देते हैं यहां पर एक ही है मान लो, ठीक है? ये एक बना दिए। यहां पर अब जैसे जितना बनाना तुमको बना दो। कितना बना दे? 2 बना दें, ठीक है? बना दिए, 2 बना दिए। ये पाइप आगे की चली गई, और यहां पर भी ऐसा। ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या है बच्चा? ये है शुक्र जनक नलिका। कुछ तारीफ में कहना चाहोगे इसके? शुक्र जनक नलिका कुंडलित होती है, शुक्राणु निर्माण यहीं होगा। बस इतनी तारीफ में बात लिख लो, बाकी बात बताएंगे। शुक्राणु के निर्माण का स्थल सोचो यार, अमेजिंग पॉइंट। पूरा स्पर्म जिसमें पूरी दुनिया टिकी हुई है, वो इस कुंडलित जगह पे बनता है। इतनी छोटी सी जगह पे बनता है जिस पे पूरी दुनिया बन जाती है, वो यहां बन रहा है। यही कहते हैं छोटी छोटी चीजें बड़ा कमाल करती हैं, तो ये बड़ा कमाल इसने यही किया है। अब इसके बाद ऐसे आगे आगे पाइप जाती है। पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी चीजों को जब ऐसा डिटेल, ऐसा मॉडुलर डायग्राम बनाओगे ना, तभी क्लियर होगा। फिर छोटी छोटी पाइप आ गई। अब पाइप का नाम बताओ। पाइप का नाम होता है बच्चा
टेस्टस, हिंदी में रेटेटेस्टिस ही कहते हैं इसको, तो रेटेटेस्टिस है। तो सबसे पहले शुक्रजनक नलिका और उससे जो पाइप निकली है वो रेटेटेस्टिस है। रेटेटेस्टिस एक जगह पे सब ऐसे मिलेंगे और मिलने के बाद क्या करती हैं, ये ऐसा कुछ जाल सा बना लेती हैं। कैसा बनाएंगी? जाल सा। देख रहे हो ना, जाल जैसा ही दिख रहा है पूरा, ये ऐसा ऐसा करके बढ़िया सा ऐसा जाल बना लेती हैं। और ये जो जाल बनाना मेरे बच्चे, इस जाल का नाम क्या होता है? तीसरे नंबर पे शुक्र जालिका। बहुत अच्छा, शुक्र जालिका। इसे मतलब वृषण जाली, शुक्र जालिका नहीं, वृषण जालिका कहते हैं, सॉरी, इसको वृषण जालिका। वृषण जालिका ट्यूबुलाई, ये एक मिनट यार, ये ट्यूबुलाई रेक्टी है, रेटेटेस्टिस आगे वाला पोर्शन है, इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। ये है ट्यूब्यूलाई रेक्टी, इसको लिख दो ट्यूबुलाई रेक्टी, और इसको लिख दो रेटेटेस्टिस। ये जालीदार संरचना जो है वो बीच में एक और डाल दिया हमने, रेटेटेस्टिस है। बहुत बढ़िया। रेटेटेस्टिस के बाद क्या होगा भैया? यहां पर ऐसे धागे 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 ऐसे बहुत सारे निकलेंगे। कहां निकलेंगे? धागे निकलेंगे ऐसे। और ये जो धागे जाएंगे, कहां जाएंगे? जहां जाएंगे बाद में देखेंगे, लेकिन धागा निकले तो पहले। तो ये धागा ऐसा 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 करके निकला और एक जगह पे जाके इकट्ठा हो गया भैया पाइप की तरह। इसका नाम पड़ गया शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका का मतलब क्या होता है? इसे हम कहते हैं वासा इफरेंसिया। अरे बोलो, क्या कहते हैं? वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया कहते हैं इसको। ये पाइप आगे कहां गई? ये पाइप आगे और जाएगी, और ये पाइप ऊपर से कुंडलित संरचना होते हुए नीचे की तरफ आएगी, और नीचे होते हुए फिर वापस ऐसे आगे की तरफ चली जाएगी। अब ये जो संरचना दिख रही है, इनके नाम तो बता दो। ये पूरा मिलकर बनता है मेरे बच्चे अधिवृषण, और इस अधिवृषण का पहला भाग ये जो दिख रहा है, इसे अपन कहते हैं कापुट, कैप्यूट, ऐसा लिख देना इसको। ये कैप्यूट है। ये दूसरा भाग है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस, और तीसरा भाग है जिसे अपन कहते हैं कॉडा। बहुत पूछा जाता है कि ऊपर कौन है? कैप्यूट है। बीच में कौन? कॉर्पस। तीनों मिलाकर कॉडा, और तीनों मिलाकर बनते हैं अधिवृषण। अधिवृषण के सबसे अंत में यह स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बच्चा वासा डिफरेंसिया, और वासा डिफरेंसिया को हिंदी में हम कहते हैं शुक्रवाहक। तो इस तरीके से हमने एक पहला स्ट्रक्चर जो वृषण का है वो समझने की शुरुआत कर दी है कि आपका जो टेस्टिस है यार ऐसी बनाना, पहले ऐसे बना के समझ तो लो, ये बड़ा डायग्राम समझ तो लो, फिर तो आगे डिटेल करना, फिर तो बाकी सब बना ही लेंगे। डायग्राम समझने वाला होना चाहिए, डायग्राम में समझ में आनी चाहिए चीजें। डायग्राम रट्टा मारने वाला नहीं होना चाहिए कि किसी ने कह दिया सब बना लो, डायग्राम बना हुआ है वैसे बना दिए। ना 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 ना, डायग्राम ऐसा कि देखते ही सब कुछ बन जाए। तो क्या समझ में आ रहा है इसमें बताओ? सबसे पहले समझ में आया क्या? एल्ब्यूजीनिया ही जो है कंपार्टमेंट बनाती है। कंपार्टमेंट के अंदर शुक्रजनक नलिका है जहां बनता स्पर्म है मेरे बच्चे। ठीक है, अब जब वो बनता है तो आगे जाता है तो ट्यूबुलाई रेक्टी बन जाती है। बहुत अच्छा, ट्यूबुलाई रेक्टी आगे जाकर वृषण जालिका में पहुंच जाती है। वृषण जालिका की पाइप यहां जो आगे जा रही है इसका नाम है शुक्र वाहिका। वासा, वासा में क्या? इफ्रेंसिया। इफ्रेंसिया, उसके बाद ये पाइप जो दिख रही है ये कॉपुट है ऊपर वाला, ये कॉर्पस है, नीचे वाला कॉडा है। कॉडा आखिरी में जाकर शुक्रवाहक बन जाता है, और इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। वो डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देख लो, एक ही बात है। वो डायग्राम देखो, यहां पर डायग्राम देख लो, दोनों एक ही बात है। ये वो डायग्राम है, देख लो यार, ये कॉपुट वाला पार्ट है, ये शुक्रजनक नलिका है, ये ट्यूबुलाई रेक्टी है, ये रेटेटेस्टिस है, ये वासा इफ्रेंसिया है, ये इपिडाइमस है, ये कैपुट वाला पार्ट, कॉर्पस वाला पार्ट, कॉर्डा वाला पार्ट, वासा इफ्रेंसिया। कितने प्रतिशत बच्चों को ये बात पूरी तरह से समझ में बैठ गई है, दिमाग में छप गई है? से यस नो? ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां पर आपका ये पॉइंट होता है, स्पर्म बनने में 72 टू 74 डेज लगते हैं, 72 से 74 दिन। पता है ये बात? स्पर्म बनने में 72 से 74 दिन लगते हैं, और ये 72-74 दिन इतना बड़ा वक्त है कि बहुत बड़ा वक्त है।
इतना बनता है स्पर्म बनने में। तो यहां तक आपको चीजें बननी चाहिए, ये एपिडायमस वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। चलो यार आगे बात करते हैं, थोड़ी सी कहानियों को डिस्कशन करते हैं और इसके ऊपर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट थोपते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट आप थोपते हैं, सारी चीजें अपन बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत किया मैंने, ठीक है, सबसे पहले मैंने शुरुआत किया वृषण के बारे में बताना। तो वृषण के ऊपर में बात करोगे तो पहली बात ये कहोगे, पहला स्ट्रक्चर ये कहोगे वृषण का कि यार यहां पर जो है ना मतलब शुक्रजनक नलिका के बारे में थोड़ा बहुत बताओ। शुक्रजनक नलिका के बारे में थोड़ी बहुत बात बतानी पड़ेगी और शुक्रजनक नलिका का थोड़ा सा टीएस सेक्शन भी देखना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा टीएस सेक्शन देखते हैं टेस्टिस का, तो थोड़ा और गजब लगेगा। तो हमें टीएस सेक्शन करने के लिए टेस्टिस का ऐसे 3 गोला बना देना, और ये 3 गोला नहीं बना सकते तो 3 अलग अलग तरीके का डायग्राम बना देना, ऐसा 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 ऐसा। क्योंकि यार पहले भी एक क्लास मैंने दे दी है, तो ये थोड़ा सा दूसरे तरीके की क्लास होगी जिसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट पे फोकस होगा, और पुरानी वाली क्लासेस जो हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप की क्लास होगी। ये है भैया आपका शुक्रजनक नलिका। कितनी दिख रही है आपको, बोलो? शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या क्या है, आइए जनाब बात करते हैं। शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या है? एक बढ़िया बड़ी सी कोशिका। इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा शुक्रजनक मात्र कोशिका, या इसे अपन कहते हैं शुक्राणु मात्र कोशिका। शुक्राणु मात्र कोशिका, या इसी को इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कह सकते हैं हम इसे? स्पर्मेटोगोनिया। और कुछ है, स्पर्मेटोगोनिया ही बाद में जाकर थोड़ा दूसरे टाइप की कोशिका बनाएगा जिसका नाम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, फिर सेकेंडरी बन जाएगा, और सेकेंडरी के बाद आखिरी में यही जाके स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बन जाते हैं, जिसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। इन सब के अलावा एक और विशेष प्रकार की कोशिका है जो अलग है, जिसका नाम है बेटा सरटोली कोशिका। इतना काम करती है मेरे बच्चे ये कोशिका कि पूछो मत। तो शुक्रजनक नलिका के अंदर पहली कोशिका है स्पर्मेटोगोनिया। शुक्रजनक नलिका के अंदर पहली कोशिका है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी कोशिका है सरटोली सेल। बहुत बढ़िया। क्या करती है सरटोली कोशिका? इसके बाद का ये जो खाली जगह तुमको दिखाई दे रहा है, इस जगह को हम कहते हैं बच्चा अंतराली अवकाश। याद कर लो, आज के बाद दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार बस पढ़ लिए तो चीजें बन जाएगी। अंतराली अवकाश, अवकाश के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, कुछ येलो कोशिका जिसे अपन कह सकते हैं यार कि ये भक्षाणु कोशिका है, इसे कह दो भक्षाणु कोशिका है। और कुछ है तो कह दो यार कुछ नहीं तो यहां पर धमनी शिराएं हैं, यहां पर कह दो कि धमनी शिराएं हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देना रक्तवाहिकाएं हैं, यहां पर क्या है? रक्तवाहिकाएं भी प्रेजेंट है। और कुछ है क्या? यस, सबसे गजब की सेल जिसका नाम होगा, एक बड़ी सी ऐसी कोशिका, ऐसी 2-4 बना देना, इसका नाम होता है मेरे बच्चे लीडिग कोशिका। क्या नाम है इसका? लीडिग के कोशिका। और इसका दूसरा नाम होता है अंतराली कोशिका। अब इन सब कोशिकाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी बात जाननी है। टोटल कितनी कोशिका? डायग्राम ऐसा ही बनेगा, बना लोगे ना? डायग्राम ऐसा बनेगा तो बना लोगे ना? बोर्ड में पूछा जाएगा, आज भले यह पूछ याद रखो, वो याद रखो, ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो, लेकिन कल ऐसा ही पूछा जाएगा। यही वो डायग्राम है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, इसी को काट काट के देखेंगे तो ऐसा, इस सेक्शन को अगर ऐसे कट करके देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा कि एक शुक्रजनक नलिका है। शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 कोशिकाएं हैं, एक का नाम है शुक्राणु मात्र कोशिका जिसका नाम स्पर्मेटोगोनिया भी है, और दूसरा नाम है सरटोली कोशिका। और कोशिका है लीडिग कोशिका, लेकिन वो अंतराली अवकाश में है। आइए थोड़ी थोड़ी बात जान लेते हैं सभी कोशिका के बारे में। थोड़ा सा स्पर्मेटोगोनिया पे प्रकाश डालिए तो क्या है स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित कोशिका है। बहुत बढ़िया। क्या निर्माण करती है? स्पर्म का निर्माण करेगी। बहुत अच्छा, करेगी जब करेगी देखेंगे बाद में, निर्माण करेगी। इसको अभी ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन पढ़ लेंगे। दूसरा बेटा सरटोली, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका। सरटोली कोशिका आपको पता है क्या क्या करती है? इतना काम कि तुम जीवन में नहीं कर सकते उतना, इतना काम करती है कि सोचो मत। बढ़िया, बहुत जबरदस्त। पहला पार्ट
पहला पार्ट इसका नाम आपको पता है, सर्टोली कोशिका है, दूसरा नर्स कोशिका है। अब जब किसी को नर्स कह देते हैं तो पता है नर्स कितना ध्यान रखती है। नर्स इतना ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखेगी कि पूछो मत। तो आइए ध्यान रखवाते हैं। नर्स कोशिका सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया को, शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। बहुत बढ़िया, पोषण प्रदान करेगी। अब जब पोषण प्रदान करेगी और कुछ करवा देते हैं, ठीक है भैया, पोषण तो प्रदान कर ही रही है। दूसरा क्या काम करती है? दूसरा काम करती है इन्हीबिन मुक्त करती है। अब इन्हीबिन मुक्त करने का मतलब क्या है यार? इन्हीबिन मुक्त करने का मतलब यह है यार कि जब स्पर्म बन रहा हो तो ब्रेन को बताना है कि अभी थोड़ा देर रुक जाओ, अभी स्पर्म बन रहा है, बार बार प्रोसेस मत स्टार्ट कर दो। एक बार सब्जी चढ़ी है तो पहले पूरी सब्जी पक जाए, फिर दोबारा सब्जी बनाना, नहीं तो बीच में मसाला डालते जाओगे तो सब्जी बन नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये जो है नर्स कोशिका है जो दिमाग को बताती है यार रुक रुक रुक, अभी और स्पर्म चालू मत कर देना, बनने दे, पहले इसको बनने दे। तीसरी कोशिका, अच्छा आपको पता है जब बच्चा बन रहा होता है भ्रूणी अवस्था में तो हमारे पास दो कोशिकाएं होती हैं, दो नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं। एक का नाम होता है मुलैरिन नलिका और दूसरे का नाम होता है वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। इन दोनों डक्ट पे निर्भर करता है कि कोई एक मेल बनाएगा और या तो फीमेल बनेगी। तो नर और मादा ये दो कोशिकाएं, दो नलिकाएं बनवाती हैं। आपको पता है जो मुलेरियन डक्ट है उसको नाम सुन के ही लग रहा है मुलेरियन, महिला, और दूसरा नाम है वुल्फियन डक्ट, वुल्फियन भेड़िया। और भेड़िया कौन हो सकता है? लड़का। तो दो डक्ट हैं। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है, बोर्ड में एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है इसका, एक मुलेरियन और एक वुल्फियन। मुलेरियन से महिलाएं बनती हैं, अंडाशय बनता है, योनि बनती है, गर्भाशय बनता है, ये मुलेरियन बनाते हैं। और जो वुल्फियन डक्ट है वो पुरुष को बनाएगी, वृषण बनाएगी, शिश्न बनाती है। आपको पता ये बात? सो यहां पर अगर वुल्फियन काम कर रहा है तो मुलेरियन को रुकना पड़ेगा, और अगर मुलेरियन काम कर रहा है तो वुल्फियन को रुकना पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे को रोकते रहते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब नर बन रहा है तो कौन सी कोशिका? वुल्फियन कोशिका काम करे, वुल्फियन नलिका काम करेगी। सो मुलेरियन को इनहिबिट करना पड़ता है। तो यहां पर एक फैक्टर आता है AMF फैक्टर। इसको फुल फॉर्म अगर अपन लिख दें तो एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन फैक्टर सारे बच्चे याद रखना, मुक्त करता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि लड़के को लड़का बनाने में किसका भी बहुत बड़ा रोल है? नर्स कोशिका का भी बहुत बड़ा रोल है, वही बनाती है वुल्फियन डक्ट को। नहीं तो मुलेरियन बन जाता और तुम बन जाते महिला। डी ऑप्शन। इसके अलावा एक एंड्रोजन हार्मोन है हमारा, एंड्रोजन का बाइंडिंग प्रोटीन मुक्त करती है ताकि जो हार्मोन रिलीज हो वो जाकर रिएक्शन भी कर सके, ये भी काम करवाती है। एक और बहुत बड़ा काम ई नंबर का, देखो तुम्हारे शरीर में एक डिफेंस सिस्टम है, तुम्हारे शरीर में एक डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम में क्या होता है कि तुम्हारे शरीर में कोई भी बाहर से कोशिका आ गई ना तो भक्षाणु कोशिका उसका सूट एंड साइड कर देती है, मार डालती है, मार देती है उसको। तो तुम्हारा स्पर्म 12 साल 13 साल के बाद बनना शुरू हुआ है। तो 12-13 साल बाद कोई कोशिका तुम्हारे शरीर में बनना शुरू होती है तो तुम्हारे शरीर को लगेगा ना, अरे कौन हो बहुआ, कौन हो तुम, हैं, कहां जा रहे हो? तो तुम्हारा शरीर पूछेगा उससे, स्पर्म से, कि तुम यहीं रहते हो, यहीं के हो, कहां जा रहे हो बहुआ? तो फिर तुम्हारे शरीर को सर्टोली कोशिका बताती है, ना 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 ना, ये अपना ही है, ये जो स्पर्म है ना अभी अभी बनना शुरू हुआ है, अपना ही है। तो ये एक विशेष प्रकार से यहां पर आता है कि टेस्टिस ब्लड के बीच में बैरियर है। आपका रक्त आपकी कोशिका को ना मार पाए उसके बीच में बैरियर का काम करता है, ये आपका सर्टोली कोशिका, इसे अपन कहते हैं टेस्टिस ब्लड बैरियर।
तो बहुत सारे काम करता है ये, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और स्पर्म के भक्षण को रोकता है, भक्षण को रोकेगा। तो मतलब कितने सारे काम हो गए, देख रहे हो कि रोकेगा, ये सारे काम इसके हो गए। ये हो गई सर्टोली कोशिका, इसलिए इसको नर्स कोशिका कहते हैं भैया, ऐसे ही नाम नहीं पड़ा इसका। तीसरी कोशिका लीडिक कोशिका, लीडिक सेल्स। बता दो यार लीडिक सेल क्या करती है? यह मुक्त करेगी, बस अभी एक बात बता देते हैं, बाकी चीज देखेंगे। एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस क्या है? मेल सेक्सुअल हार्मोन, मनुष्य का सेक्सुअल हार्मोन जो है यही रिलीज करती है, ये आपकी लीडिक कोशिका है। दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास में ये पोर्शन कंप्लीट हो गया कि हमने वो पढ़ लिया है। तीसरी चीज होती है बेटा, यहां पर हमारे पास कुछ ग्रंथियां पूछी जाएंगी जिनका नाम है सहायक ग्रंथियां। बता दें कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? आ जाओ, सबसे पहली ग्रंथि का नाम बता देते हैं ए नंबर में, शुक्राशय। शुक्राशय के बारे में तुम कितनी बातें लिख सकते हो? आधे से ज्यादा पढ़ा दिया मैंने। एक बात है बेटा, एक जोड़ी पाया जाएगा, एक पेयर पाया जाएगा। क्या रिलीज करता है आपको पता है? फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज शुक्राणु का पोषण, शुक्राणु का मुख्य श्वसनी पदार्थ, ये मुख्य रूप से श्वसन कराने में, ऊर्जा प्राप्त करने में फ्रुक्टोज जिम्मेदार है। फ्रुक्टोज के अलावा और कौन है? फ्रुक्टोज के अलावा एक और केमिकल है फाइब्रिनोजन, ये थक्का जमा देता है। स्पर्म जब शरीर के बाहर जमा जाता है ना, तो रक्त का थक्का जमाता है आपका ये फाइब्रिनोजन। और कौन होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भैया ये जो है गर्भाशय का संकुचन करता है, गर्भाशय का संकुचन। सब कुछ पढ़ लो, बहुत डिटेल में आज बता रहा हूं तुम्हें, बार बार मौका नहीं मिलेगा। बोर्ड तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन कहानी सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये डिटेल पोर्शन हर जगह नहीं मिलता है। तो इसलिए याद रखना 60 to 70% ऑफ सीमेन का, वीर्य का 60 से 72% भाग शुक्राशय बनाता है। कौन बनाता है? शुक्राशय बनाता है। बहुत बढ़िया। अब आ जाए दूसरी ग्रंथि पे बेटा। दूसरी ग्रंथि कौन सी हमारी? दूसरी ग्रंथि हमारे पास में है, दूसरी ग्रंथि हमारे पास में क्या है आपको पता है? दूसरी ग्रंथि जो है हमारे पास में उसका नाम है पुरस्थ। मैं एक बार और कह रहा हूं बेटा कि आधी चीजें मैंने पहले पढ़ा दी हैं, ये रिवीजन चल रहा है ना, तो हर एक चीज जो है, वो जो चीजों की डिटेल की जरूरत है वो मैं दे रहा हूं। बाकी जो चीज पहले पढ़ा दी है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तुम जाकर देख लेना। पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसके बारे में क्या है भैया? ये सिंगल है, एक अकेली है। और क्या होता है, क्या मुक्त करेगा? कैल्शियम। कैल्शियम गतिशीलता को लेकर, स्पर्म की गतिशीलता किसकी वजह से आती है? कैल्शियम की वजह से। और बताओ क्या मुक्त करेगा? इसके अलावा बेटा सिट्रिक अम्ल, कुछ अम्लीयता भी होती है इसमें। इसके अलावा एक और केमिकल है फाइब्रिनोलाइसिन, ये भी मुक्त करता है। तो पुरस्थ जो है लगभग 30% ऑफ वीर्य का 30% भाग बनाता है। और सबसे आखिरी में तीसरी ग्रंथि है जिसका नाम है काउपर्स, और उसका दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में कहा जाएगा कि यह मैथुन के दौरान स्नेहक मुक्त करता है। स्नेहक का मतलब होता है भैया कि जो मैथुन को अच्छे मूवमेंट में कन्वर्ट करता, मुक्त करता है। जस्ट लाइक ग्रीस, जस्ट लाइक वैसलीन, मुक्त करता है। ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कुछ पार्ट जो थोड़े से, जैसे पेनिस का भाग है, ग्लैंड्स का भाग है, वो चीज थोड़ा सा भी अपन को देखना है। नेक्स्ट सेशन पे हल्की हल्की रिवीजन के साथ फिर अगली कहानी पे चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, 3D एनिमेशन भी पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। थोड़ी छोटी क्लास लेने वाला था पर पढ़ाते लंबा चला गया। ठीक है भैया,
आकार से बड़ा हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, बताएंगे। कैंसर का भी दिक्कत होता है और उसे काट के निकालना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कत होती है जिसे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखना, लव यू ऑल गाइस। और कल के सेशन पे मेल के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हम 3D एनिमेशंस लाएंगे, वो भी आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। बाय बाय।